चलिए वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंटेंट बता देता हूं क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट, द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। हम डिस्प्लेसमेंट करंट के कांसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। यहां पर फैराडे का मैक्सवेल का जो एक है बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। यहां पर एक जो हिस्ट्री में याद रखा जाता है, इतिहास में मैक्सवेल का जो नाम याद रखा जाता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन याद रखा जाता है, वहां से स्टार्टिंग होती है कि एक करंट बहता है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो कहां बहता है और कब बहता है ये बताया जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ओरिजिन होता है, और या फिर मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक सिमेट्री एस्टैब्लिश की है मैक्सवेल ने। दोनों के बीच में एक सिमेट्री है। उस सिमेट्री को लाना, एक नेचर में सिमेट्री को एस्टैब्लिश करना, ये मैक्सवेल ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। उसने सबके वर्क्स को इंक्लूड करके एक यूनिफाइड थ्योरी दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। जब आप जाते हैं इंजीनियरिंग में तब आप स्टार्टिंग ही यहीं से करते हैं कि यूनिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले जाते हैं। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से उसको पढ़ाया जाता है एंड ऑल, मतलब क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है इसमें। मोमेंटम, प्रेशर, फोर्स, इंटेंसिटी, ये सारी चीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन थ्योरी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। वहां पर इसे फोटोन थ्योरी की फॉर्म में पढ़ लिया था अपन ने, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। अब वहां पर अगर आप कह दो कि रेडिएशन का डुअल नेचर है, भाई आप उसे वेव भी मान सकते हैं या फिर उसे फोटोन भी मान सकते हैं, पार्टिकल नेचर भी ट्रीट कर सकते हैं। अब भाई वेव है तो लैम्डा दे देंगे, और फोटोन भी है तो उसका लैम्डा ही दिया हुआ रहेगा। तो सारे फॉर्मूले वही के वही हैं, आप पहले कर चुके हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोटोन थ्योरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट चीज जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जहां पर 7 कंपोनेंट जो हैं उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी होती है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट के नोट्स आपके पास हैं, अब मैं प्रोवाइड कर चुका हूं आपको। अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट। डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए बच्चों कहां आता है। एक स्पेशल सर्किट लिया गया है, ध्यान से देखिएगा, व्हिच इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हम जल्दबाजी में कुछ चीजें भूल चुके हैं, मतलब भूल क्या चुके हैं, बताई नहीं गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर का चार्जिंग सर्किट उठा ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है इस तरीके का, एंड दिस इज कनेक्टेड टू सोर्स। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, एंड हियर यू आर हैविंग अ पीके, और दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी यहां पर कनेक्ट कर दी है। दिस इज द कैपेसिटर सी। किया क्या गया एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ सीख लेनी थी, है ना। कुछ चीजें थी जो हम भूल चुके हैं, वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा। मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं सी को जैसे ही क्लोज करता हूं तो क्या होगा, यहाँ से कुछ करंट बहने लगेगा एंड इट विल स्टार्ट चार्जिंग द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, राइट। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं कह सकता हूं कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा, Q रहेगा। लेट Q बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ओके, सच दैट दिस इज एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज और दिस इज एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज। क्लियर एनफ। क्या इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी? बिल्कुल होगी। अगर मैं कह दे रहा हूं कि यहां से कुछ करंट I जा रहा है, I स्टैंड्स फॉर द चार्जिंग करंट। अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है, तो एक I करंट इसमें से बहता हुआ दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करिए, ऐसा किया गया कि एक पॉइंट P उठाया गया जस्ट आउटसाइड दिस, मतलब वायर से जस्ट ऊपर थोड़ा सा R दूरी पे। मान लिया कि R दूरी पे हमें एक पॉइंट ले लिया गया P। इस पॉइंट P पे I am required to calculate the value of magnetic field intensity। इस पॉइंट पे मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक लूप बना देता हूं इस तरीके से। कौन सा लॉ है ये जिसमें अपन इस तरीके से लूप बना लेते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। तो जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ बनाते हैं फॉर सम लूप C1, मैंने एक लूप लिया है C1, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है बताइए। एम्पियर सर्किटल लॉ it states that integration of V dot dl is equals to mu naught times current flowing through the amperian loop, mu naught times I। ठीक है, और what is this I? Enclosed,
मतलब लूप के अंदर जो भी करंट बह रहा है वो नेट करंट की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो करंट कितना बह रहा है, यहाँ पे I बह रहा है, तो B इंटू, जल्दी बताइए क्या लिखना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ dl क्या लिखते थे 2 पाई r। भाई अगर आप वायर को अगर हाथ में उठाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में तो आएगी, लूप की डायरेक्शन में ही आएगी। सो आई शुड राइट इट एज 2 पाई r दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I। तो यहाँ से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, हम अभी तक ये पढ़ते हुए आए। लेकिन अब क्या किया गया, मैक्सवेल ने इस एम्पियर्स सर्किटल लॉ में एक इनकंसिस्टेंसी ढूंढ निकाली। इनकंसिस्टेंसी मतलब कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या गड़बड़ है ध्यान से समझते हैं। उसने कहा कि इस सर्किटल लॉ में एक टर्म मिसिंग है, मतलब ये चीज वैलिड तो है, आपने वैलिड कर दी, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं हो रही है। अब कहां वैलिड नहीं हो रही है आप देखिए, अगर हम P पॉइंट पे निकालना चाहेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो C1 लूप से हम निकाल चुके। हम एक और लूप ले लेते हैं व्हिच पासेस इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक टिफिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, आप समझ ले, मटका टाइप। समझ पा रहे हैं, ये जो लूप बना है किस टाइप का बना है, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर से पास होता है। तो लेट अस कॉल दिस लूप एज C2। अगर C2 लूप के लिए, ये मैंने लूप C1 के लिए लिखा था, अगर C2 लूप के लिए हम इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl लिखें तो दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इनटू व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द एम्पीरियल लूप। अब क्या कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में से कोई करंट बहता है, नहीं बहता है। समझ रहे हैं आप, एक टिफिन लाइक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर देखिए आपके पास शीट में अगर आप देखें सेकंड वाला डायग्राम देखें, सेकंड वाला एक बार आप डायग्राम देखिए, तो एक ये जो स्ट्रक्चर बना है वो है किस तरीके का, मतलब एक समझ लो मटका टाइप स्ट्रक्चर, सच दैट ये ऊपर से ये मटका खुला हुआ है, थोड़ा सा ओपनिंग है, ये इस टाइप का कुछ सरफेस बन गया है। अगर हम यहाँ पर सीधी सी बात है ना, जितना करंट यहाँ यूं करंट बहना चाहिए था ना, यहाँ पर कोई करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस ये बता दीजिए। यहाँ कोई करंट नहीं मिल रहा है, तो दैट मींस म्यू नॉट इनटू 0। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी फ्लो कर रहे हैं बच्चों, क्या यहाँ कोई करंट फ्लो कर रहा है, नहीं फ्लो कर रहा है ना। तो अगर हम इस लूप को कंसीडर करें तो इसी लूप पे ये P पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ पर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सीधी सी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देखिए लूप के चुनाव से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल जाती है। अब देखो दिक्कत यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर बाहर तो एक करंट बह रहा है, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर से कोई करंट नहीं बह रहा है, जिसके कारण सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो मैक्सवेल ने कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ गड़बड़ है, कोई एक मिसिंग टर्म है। अब मिसिंग टर्म को लाया गया, वो किस कॉन्सेप्ट से लाया गया देखिए। उसने कहा कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है ना बच्चों, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि एक चार्जिंग करंट बह रहा है। अगर एक चार्जिंग करंट बहता है तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ वेरी कर रहा है। उससे क्या होता है ये देखते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड होती है। यस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जल्दी बताइए। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, कोई दिक्कत? तो ऐसा कहा गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, वो समय के साथ कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है। ये चार्ज क्यों भी तो चेंज हो रहा है, ये चार्ज चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज चेंजिंग। और अगर ये चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताएं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखा जाता है, E into A। तो E into A करेंगे तो क्या मिलेगा, Q by A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय A, ये क्या मिल जाएगा, Q by एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है फ्लक्स, गॉस लॉ। फ्लक्स इज E डॉट A और ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये चार्ज समय के साथ बदल रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल रहा है समय के साथ, तो लेट अस कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d phi e by dt। तो आप जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है 1 upon epsilon naught और ये हो जाएगा dq by dt। What is dq by dt? Rate of change of charge on the plates of capacitor। इसे एक करंट का नाम दे दिया गया।
इस dq by dt को कहा गया id which is displacement current। ये मैक्सवेल का वर्क है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये dq by dt को उसने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट करंट, सच दैट डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है वो हो गई एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi e by dt। क्लियर है ये बात? तो ये वाला जो dq by dt है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या वापस कहूंगा ये चार्ज फ्लो नहीं है, ये क्या है, ये वो रेट है जिसके साथ कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी बात बैठी है। लेकिन एक बात आप और कहेंगे, सर फिर ये I किसके बराबर है? दिस इज द सेम। इसमें चार्ज किस रेट से बढ़ेगा? जिस रेट से यहां से चार्ज फ्लो हो रहा होगा ना। तो एक्चुअली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर केस में कैपेसिटर के चार्जिंग वाले कॉन्सेप्ट में ये वाला करंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों सेम ही होते हैं, because the rate at which the charge on the plates of capacitor is growing is the same rate by which the charge flows from the battery towards the capacitor। तो यहां से जो करंट बहता है ना बच्चे, उसे हम IC के नाम से जानते हैं। व्हाट इज इट नोन एज? IC। IC स्टैंड्स फॉर कंडक्शन करंट। अब इसे क्या नाम दिया गया है डिफरेंशिएट करने के लिए? डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफरेंशिएट किया गया इसके नाम से, ये है कंडक्शन करंट, और दिस वन इज नोन एज ID इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का जन्म उस जगह पे होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ बदलता है। टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू डिस्प्लेसमेंट करंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा ये, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू डिस्प्लेसमेंट करंट। जहां भी डिस्प्लेसमेंट, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स समय के साथ बदलेंगे वहां डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में ये स्पेशल सर्किट लिया इसलिए गया क्योंकि इसकी खासियत ये है कि यहां पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों ही सेम है। तो IC और ID दोनों सेम है यहां पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इस कैपेसिटर के चार्जिंग सर्किट में दोनों सेम बात है। ठीक है, और ये याद रहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है। दिस इज एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे E into A भी लिखा जाता है। अब देखो सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं। कभी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन दे दें, जनरलाइज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन दे दें तो आप phi e को क्या लिखेंगे? E into A। एरिया तो कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दोगे आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई टेंशन वाली बात है क्या? जल्दी बोलो। कभी कभी क्या कर लिया जाता है, जैसे आप जानते हो Q बराबर CV भी होता है। Q बराबर CV, चार्ज इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात बताइए, क्या जिस रेट से कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो रहा होता है dq by dt, क्या वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है? यस, ये वही है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट अगर निकालना है तो क्या मैं C into dv by dt भी कर सकता हूं? C into dv by dt। तो अब सवाल देखो कैसे आता है कि बताइए किस रेट से पोटेंशियल डिफरेंस बदला जाए कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस कि हम इतना डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट करा पाए। dv by dt पूछ रहा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट उसने दे ही दिया है, काम खत्म। यस, क्लियर इनफ? दैट्स इट, सिंपल। ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? हमारे सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी हो तो हम, हाँ, फिर कुछ अलग हो जाएगा। गेन ऑफ करंट चार्ज वाली इक्वेशन से बिल्कुल, वो भी लगाएंगे, है ना। अगर रेजिस्टर भी आपने लगा दिया तो फिर वो भी अलग सी इक्वेशन बनेगी करंट की। तो मतलब होगा तो वही सब बात, बट वो इक्वेशन जो है करंट की वैसे ही लगाओगे, एक्सपोनेंशियल वाली I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau। ठीक है, अब दूसरी बात सुन लो। यहाँ पर ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए, आ गई। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद कर लेना, इसी पे सवाल आता है। अब नेक्स्ट बात सुनो ध्यान से, इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कांसेप्ट से फायदा क्या हुआ और ये इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया गया, मेन बात तो ये है। इसके काम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैक्सवेल ने इस टर्म को इंक्लूड किया एम्पियर के सर्किटल लॉ में,
और उसके बाद से इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया गया। इसका नाम है मॉडिफाइड, जब इसने मॉडिफाई कर दिया ना, किसने, मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया, तो इसका नाम दे दिया गया मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन या एम्पियर लॉ। तो मॉडिफाई करने के बाद ये इक्वेशन मिलती है, इंटीग्रल v डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस ID। ये वाला जो पहले करंट था हम केवल IC उठा रहे थे, ये हो जाएगा IC प्लस ID। बस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट और जोड़ दिया गया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट को, इक्वेशन को और अच्छा हाई फाई दिखाने के लिए क्या कर दिया जाता है, यहाँ IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt में लिख दिया जाता है। ठीक है, इससे इक्वेशन थोड़ी और तगड़ी सी लगती है, बाकी और कोई फायदा नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट का तो फॉर्मूला आपको याद ही है, कोई परेशानी है यहाँ तक। अब इसमें देखिए, जब अपन बाहर वाले C1 लूप की बात कर रहे थे, जब C1 लूप की बात कर रहे थे, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बाहर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज था नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट यहाँ तो है नहीं। मतलब समझ लो यहाँ के पॉइंट के लिए जब मैं C1 लूप की बात कर रहा हूँ, तो देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आउटसाइड। इस लूप के लिए थोड़ी कुछ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। बाहर के लिए कैपेसिटर की प्लेट से बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, और सारा का सारा करंट कौन सा है, कंडक्शन करंट। जब हम C2 लूप की बात करते हैं तब कंडक्शन करंट जीरो है, क्योंकि यहाँ से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो नहीं कर रहे हैं। ये IC जीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट नॉन जीरो है ना, बस डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। और केवल और केवल, अब देख लो ना, यहाँ पे बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ, बाहर तो कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, अंदर में कंडक्शन करंट नहीं है, सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। अच्छी बात ये है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों सेम ही है, तो ये इक्वेशन दोनों केस में मतलब जो है वैलिड रहेगी। इससे लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी जो थी वो रिमूव हो गई। आपको सबसे सिंपलेस्ट सर्किट से बताया जाती है ये बात, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी होते हैं, बट दिस इज द बेस्ट सर्किट टू इलस्ट्रेट द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, चीज बहुत बढ़िया सी चीज है। क्या इस टाइप के शब्द आपने पहले भी कहीं देखे थे, टाइम वराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या हमने EMI में याद है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था? वहां पर क्या बात कही थी कि टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो समय के साथ बदलती रहती मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसे जन्म देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसे क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने यही कहा कि अगर एक टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दे सकती है, तो टाइम वराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करनी चाहिए, उसे पैदा करनी चाहिए। और वास्तव में यही हो रहा है। आप जानते हैं कोई भी करंट जो है वो क्या है, मैग्नेटिज्म का सोर्स है। What is the source of magnetism? It's current. It's moving charge. So यहाँ से बहुत important symmetry establish करता है मैक्सवेल। वो कहता है अगर टाइम वराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसी तरीके से टाइम वराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को इनडायरेक्टली जन्म दे रहा है। इनडायरेक्टली मतलब वो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट करंट ही क्या बन रहा है आगे जाके, वो करंट ही इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। सो दिस इज द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैक्सवेल्स वर्क। आप पढ़िए यहाँ पर थर्ड पेज पे जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए। थर्ड पेज का पैराग्राफ मेरा फेवरेट है, और यही आपका अंतिम ज्ञान है। तो जिसे कहते हैं ना महाज्ञान, मतलब आपने इतने समय से, जब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, आप इतना सब कुछ आगे पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए हैं, और अब आप इस बात को ग्रहण करने के लिए, अब आपका दिमाग इतना परिपक्व हो चुका है कि आप ये अंतिम ज्ञान अपने अंदर बिठा लें। क्या है? हाँ देखिए, अरे ये परम सत्य है। अब देखिए, आप स्पेलिंग क्या होती है परिपक्व की स्पेलिंग? One thing, यहाँ देखिए, one thing we immediately notice is that the laws of electricity and magnetism are now more symmetrical. बहुत symmetrical वाली बात कह दी। Faraday's laws of induction states that there is an induced EMF equal to the rate of change of magnetic flux. Yes, ये पता है हमें। और फिर आप देखिए, now since the EMF between points 1 and 2 is the work done per unit charge, लेकिन ये सब फालतू बात है। So now we can rephrase Faraday's laws of EMI by saying that
a magnetic field changing with time gives rise to electric field. इसे आप अंडरलाइन करें. Magnetic field changing with time gives rise to electric field. Then the fact that electric field changing with time gives rise to magnetic field is the symmetrical counterpart. इसे भी अंडरलाइन करें. इसी का symmetrical counterpart है and is the consequence of the displacement current being a source of magnetic field. वाह क्या लाइन लिखी है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई, डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण आई. 10 ये तो इससे बढ़िया लाइन कोई नहीं सकती. 10 के आगे जो है उस पर डब्बा बना है. अब लाइन भी काम नहीं करेगी. महत्व आप देखिए इस लाइन का ये है 10. टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स गिव राइज टू ईच अदर. एक दूसरे के जननी हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रही है तो बदले में मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है. एंड दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स. इसी तरीके से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जन्म होता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदलेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी. मैग्नेटिक फील्ड अब समय के साथ बदल रही होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी. दोनों चेंज होते रहेंगे, दोनों एक दूसरे को जन्म देते रहेंगे. वाह क्या बात है. तो यहाँ देखिए लास्ट लाइन पढ़ें. One important, very important consequence of this symmetry is the existence of electromagnetic waves. यहीं से electromagnetic waves का existence आता है कि दोनों एक दूसरे को जन्म दे सकते हैं. तो अच्छी बात है, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट करेंगी. आप 4 मैक्सवेल्स की इक्वेशन देख पा रहे हैं. इसके बाद आप 4 मैक्सवेल्स की इक्वेशन देख पा रहे हैं. अब मैक्सवेल ने कहा कि लाओ सबको मैं समेट लेता हूं. ये जो चारों इक्वेशंस है हालांकि अलग अलग लोगों ने दी है बट इसने समेट ली है ना. इसने समेट ली और ये कह दिया कि these are the laws of या equations of electromagnetism. पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 4 इक्वेशन से गवर्न होगा. ये इक्वेशंस आपको ध्यान होनी चाहिए. वो कभी कह देंगे उसी में थोड़ा सा डिफरेंस करके एक और कह देंगे कि इनमें से बताओ कौन सी फैराडे इक्वेशन और मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है ना. तो चारों को अच्छे से देखना. अगर आपको एक बात याद रखनी है तो आप ये देख पा रहे होंगे इन 4 इक्वेशंस को देख के आप पता करेंगे कि एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन किया जाता है सरफेस वाला, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन, एक बार मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, एक बार मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन. समझ रहे हो. इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस का इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल. इंटीग्रेशन E डॉट ds ये तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रेशन B डॉट ds गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये 0 होता है क्योंकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl माइनस का d phi E by dt. ये क्या पढ़ाया था, यही तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कांसेप्ट था. इट इज इनडायरेक्टली फैराडेज लॉज ऑफ EMI. ठीक है गुड. और लास्ट चीज है इंटीग्रेशन B डॉट dl मॉडिफाइड इक्वेशन. ये 4 इक्वेशंस हैं. ठीक है. तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जन्म हो गया. अब मैं चाहूंगा आप लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लिख लीजिएगा कॉपी में. कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं. हाँ यही लिख लो. इसी में लिख लो. चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के. वैसे तो आपको समझ ही आ गए होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आप जानते हैं ये चीज मैंने कहाँ पढ़ाई थी, आपको पोलराइजेशन में भी पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से प्रोपगेट करेगी. अगर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. इनफैक्ट ऑल दीस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं. तो पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि दीस आर ट्रांसवर्स वेव्स और सच दैट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली वेरी करते हैं. साइन वेव का वेरिएशन होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. सेकंड है इनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट मीडियम भी ये चल सकते हैं. अगर वैक्यूम की बात करें तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है सच दैट c का फार्मूला 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है.
C की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 है, याद है आपको। मीडियम के अंदर अब आपके पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम का आ जाएगा, ठीक है। म्यू n को आप म्यू r into म्यू नॉट, म्यू r stands for relative permeability, epsilon m is epsilon naught multiplied by epsilon r is relative permittivity, so this becomes c upon root mu r root epsilon r। तो मीडियम के अंदर ये स्पीड होगी लाइट की, ठीक है, ये याद रख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही विजिबल इफेक्ट्स क्रिएट करता है, इसलिए हम उसे फोटो वेक्टर कहते हैं। दूसरी चीज आप देख पा रहे होंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपने मैक्सिमास और मिनिमास सेम टाइम पे अटेन करते हैं, ठीक है, सेम फेज में। दैट मींस बोथ आर इन द सेम फेज, लिख लीजिएगा, बोथ आर इन द सेम फेज, दोनों का फेज सेम होता है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी अ कांस्टेंट टर्म व्हिच इज इक्वल्स टू c। आप ऐसे याद रखें, E इक्वल्स टू c टाइम्स b, या फिर E नॉट इज इक्वल्स टू c b नॉट, वेयर E नॉट एंड b नॉट आर द पीक वैल्यूज है, एम्पलीट्यूड है, और E और b क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ये जो है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये E और B ये रहे फॉर्मूले। E जो है साइनोसॉइडल या कॉस के हिसाब से वेरिएशन, अधिकतर आपको किताबों में कॉस मिल जाएगा, तो E इक्वल्स टू E नॉट cos kx minus omega t, B इक्वल्स टू B नॉट cos kx minus omega t, जो कि वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स की इक्वेशन आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। बस इसमें मैनिपुलेट करना आ सकता है कि ये क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 2 पाई f। अगर आप ओमेगा अपॉन k का रेशियो ले लें तो क्या आ जाएगा, देखो 2 पाई f अपॉन 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा, f लैम्डा व्हिच इज व्हाट, c। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो c से ही चल रही है, तो v वेलोसिटी बराबर f into लैम्डा होता है ना, तो f into लैम्डा यहाँ पर c के बराबर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये बातें, ये सारी बातें आपको पता ही है। इसके अलावा जो आपको नहीं पता है मैं वो कुछ और बता देता हूँ। एक और चीज आती है which is what we call as energy carried by electromagnetic waves, energy carried by electromagnetic waves। क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी भी है ना, तो जो एनर्जी कैरिड है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो टोटल एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टोटल एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आप ये छोटा u जानते हैं, छोटा u स्टैंड्स फॉर एनर्जी डेंसिटी। डू यू रिमेंबर दिस टर्म, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी जो होती है दैट इज गिवन एज हाफ ऑफ b स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं b को, यहां से देखिएगा, b को e अपॉन c भी लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पर मैं, चलो मैं ऐसा करता हूं, ue को ही लेके चलता हूं, ये ज्यादा आसान है। ue बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, क्या इसे cb नॉट लिख दिया जाए, c into b लिख दिया जाए, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड को c into b लिख दिया, तो दिस बिकम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर into b स्क्वायर। आप c स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के रख सकते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो जैसे c स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहां आ जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट व्हिच इज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ue और ub जो है वो बराबर होते हैं, दोनों की एनर्जी डेंसिटी सेम है, इसलिए मैंने लिखा है टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दोनों की एनर्जी कंटेंट बराबर है, ठीक है। 10th एक और बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, जो अगर आप टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालें, अगर आप टोटल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगी इक्वल्स टू ue प्लस ub, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे तो आप 2 टाइम्स ue लिख सकते हैं या 2 टाइम्स ub लिख सकते हैं, व्हिच इज एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर या फिर b स्क्वायर बाय म्यू नॉट। आप चाहे तो ये तो कौन सी वैल्यूज है बच्चों, ये e और ये b क्या है, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है ना, तो दिस इज व्हाट आई शुड से, दिस इज द इंस्टेंटेनियस, दिस इज इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी डेंसिटी। कोई दिक्कत है क्या?
ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात की है मैंने। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो व्हाट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी, जल्दी बता दें एवरेज कैसे निकलता है बच्चों। एवरेज कैसे निकालोगे, इस चीज का एवरेज करोगे ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर का एवरेज। यस, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ई स्क्वायर का एवरेज। ई स्क्वायर मतलब यहां पर क्या है, ई नॉट, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर मशाला का एवरेज। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, हाफ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय 2। इसी तरीके से आप उसके लिए भी लिख सकते हैं बी नॉट स्क्वायर बाय 2 टाइम्स म्यू नॉट। ये समझ में एवरेज वैल्यू लिखी, कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ है, डायरेक्टली लिख दी, बता रखा है पहले भी मैंने, है ना, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई परेशानी है। एक टर्म और आती है जिसे कहते हैं, अब ये टर्म डायरेक्टली आपके कोर्स में नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन इसका थोड़ी बहुत यूटिलिटी है, डायरेक्ट कोर्स में नहीं है, सुन लो। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर डायरेक्ट सिलेबस, बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल कि ये टॉपिक कर लिया जाए, व्हिच इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, देखिए पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है, ठीक है। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, किस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक्चुअली स्पीकिंग। तो पॉइंटिंग वेक्टर को S से रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हिच इज 1/μ0 टाइम्स E क्रॉस B। तो रिमेंबर, आप हर कोई रैंडम डायरेक्शन नहीं उठाते हैं, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे E क्रॉस B की डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है जिस डायरेक्शन में E क्रॉस B पॉइंट करता है। जैसे अपन बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेव इधर ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इन तीनों में एक रिलेशनशिप है, आप हर कुछ रैंडमली नहीं कर सकते। जैसे XYZ हर कुछ रैंडमली थोड़ी लिख देते हो, x क्रॉस y बराबर z होता है, आप तो बड़े बच्चे हैं, आपको पता है ना, x क्रॉस y should point in the direction of z। उसी तरीके से E क्रॉस B should point in the direction of S। तो इसे कैसे लिखा जाता है, देखिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो E क्रॉस B should give you the direction of propagation। propagation की डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगी, इस जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है। पॉइंटिंग वेक्टर इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, मतलब पॉइंटिंग वेक्टर से ही आप नाम से ही समझ लीजिए, ठीक है। तो नोट करिए इसको। एक्चुअली स्पीकिंग पॉइंटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। अच्छा, व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, अगर डायमेंशनली देखें तो एनर्जी का रेट, पावर, पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी। तो पॉइंटिंग वेक्टर मतलब एक तरीके से क्या समझ लेंगे आप, इंटेंसिटी जैसा ही है, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। बट इसका फायदा बस यही है कि E क्रॉस B जो है वो S की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो इससे आप देख लेंगे। कभी-कभी ऐसा कह देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सपोज x एक्सिस में, फील्ड z एक्सिस, सॉरी जो वेव है वो z एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। ये रिलेशनशिप शुड होल्ड गुड, E क्रॉस B पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ S, ये काम आता है, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप शीट में देखें, स्पेक्ट्रम जो है उनमें ये 7 मेजर कैटेगरीज हमें पढ़नी है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज और गामा रेज। इनके बारे में एनसीईआरटी में कुछ इंफॉर्मेशन है, हर एक के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिस पे सवाल बन सकते हैं। आ जाइए रेडियो वेव्स पे। सबसे पहले तो आपको पूरे स्पेक्ट्रम के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज याद होनी चाहिए।
फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रेंज। अब मैं एक बात आपसे कह सकता हूं कि या तो अगर आप दोनों याद कर सकें तो दिस इज द बेस्ट थिंग, नहीं याद कर सकते तो एक चीज तो कम से कम याद कर लें कि फ्रीक्वेंसी रेंज आप याद रख लें। फ्रीक्वेंसी रेंज से आप फिर वेवलेंथ निकाल ही पाएंगे, क्योंकि c बराबर क्या होता है f into लैम्डा, c बराबर f लैम्डा से आप वेवलेंथ रेंज निकाल लेंगे वंस यू नो द फ्रीक्वेंसी। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी तो याद ही रखेंगे। रेडियो वेव से गामा रेज तक जब आप जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती चली जाती है और वेवलेंथ जो है वो घटती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये किस ऑर्डर में अरेंज किए गए, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ प्लीज कम टू रेडियो वेव्स। ये कहां से बनता है? रेडियो वेव्स, याद रहे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ, देखिए सीधी सी बात है, या तो एक्सेलरेटेड बॉडीज हो आपके पास या फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इन दोनों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जनरेट होती है। रेडियो वेव्स देखें ये कैसे प्रोड्यूस होती है। These are produced by the accelerated motion of charges in conducting wires। मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था इलेक्ट्रोस्टैट्स का कि accelerating charges are the source of electromagnetic waves, ठीक है। अब इसमें लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, these are used in radio and television communication systems। टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम और रेडियोस में ऐसे ही यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बस इसमें और ज्यादा आपको याद नहीं रखना। हाँ, एक बात और है, टीवी की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, टेलीविजन किस रेंज में काम करती है वो याद होनी चाहिए। टेलीविजन का जो है वो याद कर लेना आप। नेक्स्ट आ जाइए माइक्रोवेव्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइक्रोवेव्स जो है वो गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज के, अंडरलाइन करें, माइक्रोवेव्स गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज की हैं। इसे प्रोड्यूस किससे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड्स। ये तीनों नाम रट लेना, इससे माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस की जाती है। इस पे क्वेश्चन बनता है। ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम्स इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, अंडरलाइन इट, रडार सिस्टम एयरक्राफ्ट नेविगेशन में ही काम आता है, और डोमेस्टिक एप्लीकेशन तो है ही, आप जानते हैं माइक्रोवेव ओवंस में। अब इसमें क्या होता है देखिए, इन सच ओवंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इज सिलेक्टेड to match the resonant frequency of water molecules so that the energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules. This raises the temperature of food containing water. ये वही resonance वाला है, याद है forced oscillations में, मतलब अगर आपके water molecules की frequency और electromagnetic wave की frequency जो है वो मैच कर गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर गई, तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स को और वो हीट अप हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल कैसे हीट अप हो जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे और हीटिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो दिस इज हाउ माइक्रोवेव ओवन वर्क्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये रट लेना कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर लेती है, जिससे इफेक्टिवली पावर ट्रांसमिशन हो जाता है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का प्रोडक्शन आपको याद होना चाहिए कि ये हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड लाइन में आ जाइए, these are sometimes referred to as heat waves। इन्हें heat waves भी कहा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। This is because the water molecules present in most material readily absorb infrared waves। बहुत फटाफट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। After the absorption thermal motion बढ़ जाता है, that is why they heat up and keep the surroundings, heat the surroundings, ठीक है। इसे इंफ्रारेड, अब इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है, इसके फिजिकल थेरेपी में यूज होता है, और सेकंड इंपॉर्टेंट वन इज इट मेंटेन्स द अर्थ्स वार्मथ और एवरेज टेम्परेचर, ठीक है ना। ये क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट ध्यान है आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इसको ट्रैप करके रखता है, इसको हीट को ट्रैप करके रखती है। अब जैसे आप ध्यान से समझेंगे कि कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम हो जाता? कम हो जाता, क्योंकि हीट ट्रैप नहीं रहती। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्या करती हैं? हीट को ट्रैप करके रखती हैं। अगर वो मौजूद नहीं होंगी तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आगे भी लिखा हुआ है, इनकमिंग विजिबल लाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस and re-radiated as infrared radiations. This radiation is trapped by greenhouse gases like carbon dioxide and water vapors.
इंफ्रारेड, ये भी अंडरलाइन कीजिएगा। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स अर्थ की सैटेलाइट्स में यूज होते हैं फॉर मिलिट्री पर्पस एंड टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज सेमीकंडक्टर एलईडीज आल्सो एमिट इंफ्रारेड, ये मैं बता चुका हूं, है ना। डायोड्स भी जो है वो इंफ्रारेड एमिट करते हैं एंड आर वाइडली यूज्ड इन रिमोट स्विचेस ऑफ हाउसहोल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच एज टीवी, वीडियो रिकॉर्डर्स। याद है, मतलब देखा है आगे एक बत्ती सी जलती है छोटी सी। विजिबल रेज, विजिबल रेज ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, स्पेक्ट्रम याद रख लेंगे कि कहां से कहां तक है, इसमें इतना ही बहुत है ना। ये लास्ट लाइन देख लीजिए, द स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स, स्नेक्स जो है वो इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट पे आ जाते हैं, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी रेंज याद करना और नेक्स्ट सेकंड लाइन पे आ जाए। यूवी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैंप्स and very hot bodies. Sun is an important source of UV light. आप जानते हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। और लेकिन अच्छी बात है कि most of UV is absorbed by the ozone layer. ओजोन लेयर डिप्लीशन का नाम भी सुना होगा आपने। ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, होल जो है वो बढ़ रहा है एंड ऑल, वो सब बात है। CFC देखिए, UV light in large quantities has harmful effects on humans, और ज्यादा एक्सपोजर से ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होता है जिससे टैनिंग हो जाती है स्किन की। यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लास। और सेकंड पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट, इस पे सीबीएसई पे सवाल आ चुका है। वेल्डर्स वेयर स्पेशल ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क विद ग्लास विंडोज टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोड्यूस्ड बाय वेल्डिंग आर्क। जो वेल्डिंग आर्क होती है ना, उससे यूवी लाइट प्रोड्यूस होती है, तभी वो एक काला सा चश्मे का बैरियर लगा के रखते हैं कि वो डायरेक्टली आंखों में एंटर ना करे। और यूवी रेडिएशंस जो हैं वाटर प्यूरिफायर्स में यूज होता है टू किल द जर्म्स। लास्ट लाइन देखिए सेकंड पैराग्राफ की। और इट इज आल्सो यूज्ड इन लेसिक आई सर्जरी, आई सर्जरी में भी ये काम आता है, लेसिक आई सर्जरी में। ओके, ozone layer in the atmosphere plays a protective role, hence its depletion by CFC is a matter of international concern. कोई ज्यादा बात पड़ी नहीं है, आप जानते ही हैं, है ना, कोई सो तो रहा नहीं, ठीक है। एक्सरेज, एक्सरेज पढ़ा चुका हूँ, अब इससे ज्यादा क्या पढ़ाऊँ, पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं एक्सरेज के ऊपर, है ना। ये कहाँ यूज होते हैं? डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन एंड एज अ ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। अच्छा, एक्सरे से एक चीज और काम आती है, फ्लॉज को डिटेक्ट करने में भी काम आता है। मेटल्स के अंदर अगर फ्लॉज है तो उसे डिटेक्ट करने में भी काम आता है। गामा रेज, गामा रेज फोटॉन्स ही होते हैं। गामा रेज ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज के हैं और this high frequency radiation is produced in nuclear reactions and also emitted by radioactive nuclei. You know it. Last line is important. They are used in medicine to destroy cancer cells. कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेडिएशंस का काम आता है। अब ये जो सब मैंने पढ़ाया है, ये लास्ट पेज पे टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज भी है, वेवलेंथ रेंज भी है, प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशंस है। बट प्रायोरिटी पे जो मैंने इसमें अंडरलाइन करवाया है ना, वो ही याद रखना है, प्रायोरिटी पे वो। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज यू नीड नॉट रिमेंबर कि किसने डिस्कवरी की, क्या हुआ, नो, जो मेन एप्लीकेशन थी जिसकी वो याद करनी। दिस कंप्लीट्स योर